आप जुड़ जाएं तो कुछ साथी और जुड़ जाएं तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी तैयब मेहराब खान फतेहपुर से, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष, आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं फतेहपुर टाइम्स का। इन्होंने एक बहुत अच्छा जो मंच तैयार किया है हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने के लिए, हमारी आवाज़ को, आम आवाम की आवाज़ को यहाँ तक लेकर के आने के एक अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा सुल्तान जी रणवा को, जिन्होंने फतेहपुर टाइम्स को जो ये इनिशिएटिव जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, इसकी मैं तमाम आप सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज महान योद्धा, महान शासक, एक बहुत ही अजीमो शान हस्ती जो थी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करवा दिए थे, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। टीपू सुल्तान जी की आज डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनको खिराजी अकीदत जो है पेश करता हूँ आज के दिन। और कल एक घटना कश्मीर में भी हुई जो बड़ी दुखद थी। हमारे सैनिक ऑफिसर सहित जो है 5 हमारे सैनिक जो है कल वहाँ पर कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसी घटनाएं इस समय आ रही हैं, ऐसी समाचार जो आते हैं तो बड़े दुखद हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। हमारी सरकार को इस पे बहुत गहन चिंतन करके इन चीज़ों पे रोक लगे, कैसे इसका निपटारा हो, कैसे इसका सॉल्यूशन हो, वो हमारी सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। बिना किसी युद्ध के, बिना किसी बात के हमारे सैनिक रोज रोज इस तरह से जो है शहीद होते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता की बात है, चिंता का विषय है। मैं उन तमाम वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबके समक्ष हूँ। साथियों, आज पूरा विश्व जो है, हमारा देश ही नहीं, हमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरा विश्व जो है आज इस कोरोना नामक महामारी, इस बड़ी बहुत ज़्यादा, जिसको कहें कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी विपदा के रूप में जो ये आई है हमारे सामने, पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है, बेहाल है। न जाने कितने लोग अब तक इसके चपेट में आ चुके हैं और दिन ब दिन, डे बाय डे जो है डेटा जो है इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। और तमाम बड़े विकसित देश हैं, चाहे छोटे देश हैं, तमाम के तमाम जो हैं बहुत इससे परेशान हैं। इटली है, स्पेन है, अमेरिका के बहुत बुरे हाल हैं। यहाँ पर रोज़ न्यूज़ आती है कि वहाँ पर रोज़ डेथ्स का जो आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में भी डे बाय डे जो है डेटा जो देख रहे हैं, नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। लॉकडाउन करके हमारी सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था, अच्छा कदम लिया था, नो डाउट ये अच्छा था, अच्छा कारगर था। फिर भी खामियां रही हैं। लॉकडाउन बहुत अच्छा कदम था, बहुत अच्छा कदम लगा था, लेकिन खामियां रही हैं। अगर यही कदम बहुत टाइम पहले ले लिया जाता तो हमारे देश में ये चीज़ रोकी जा सकती थी। जहाँ तक मुझे याद है कि पहला जो केस इंडिया के अंदर आया था वो 25-30 जनवरी के बीच में आया था शायद, पहला केस। अगर उसके बाद देखते हैं तो उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं, वेलकम ट्रम्प, जो नमस्ते ट्रम्प जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर हुआ था, वो फरवरी में हुआ था, 24 फरवरी को। और कितनी भीड़, कितनी गैदरिंग वहाँ पर हुई थी, आपको पता है, आप सबको पता है। उसके बाद में और फिर उसके बाद अपन ले तो उसके बाद महीना निकल जाता है पूरा।
महीना निकल जाता है, और उस महीने के बीच में जब लॉकडाउन और वो जो प्रोग्राम है उसके बीच का मैं बता रहा हूँ कि उस दोनों के बीच में पूरा 1 महीना निकल जाता है। उस दौरान में कोरोना की वजह से, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से डेथ भी हो चुकी थी। तब हमारे देश की जो सत्ताधारी पार्टी है वो उस टाइम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगी हुई थी। एक पार्टी की सरकार गिराने में लगी हुई थी और अपनी सरकार बनाने में लगी हुई थी। हालांकि ये राजनीति की और इन चीज़ों का टाइम नहीं है, राजनीति की बातें करने का टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें, लेकिन जो चीज़ें वो सच हैं वो सच हैं, सच ही रहेंगी, इनको बदल नहीं सकते। ये फिर कभी बात करेंगे। और आते हैं अपन अपनी राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अपनी कोशिशें बहुत अच्छी की हैं, अपनी तरफ से इनका स्वागत करते हैं। लोकल स्तर पे यहाँ के जो सिस्टम है उन्होंने भी अच्छी कोशिशें की हैं, लेकिन खामियां देखिए बहुत ज़्यादा रही हैं। खामियां रही हैं कि पहली चीज़, जो अगर भामाशाह अगर नहीं होता ना, आज अगर भामाशाह ना होते ना, हमारे लोग ना होते ना, तो लोग भूखे मारे जाते इस सरकार के भरोसे। वो ऐसे कि सरकार ने, मैंने पहले जब ये लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर कहीं पढ़ा था कि 20 लाख रुपए जो है फतेहपुर को कुछ मिला है, या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज को इस तरह से पैसे, कुछ एक अमाउंट जो है फंड जो है रिलीज किया है। बट अभी तक वो फंड लगा कहाँ पर नहीं पता। अभी तक हमारे भामाशाहों ने हमारी जनता को संभाल रखा है, जो कि सरकार, तो अगर सरकार के भरोसे अगर हमारे लोग रहते तो आप सोच सकते हैं मतलब क्या होता। मतलब फतेहपुर की बात करूं तो फतेहपुर के अंदर राम रसोई तकरीबन वो लोग, वो युवा हैं, युवा साथी हैं, योगेश जी हैं, भवानी है, अभिषेक है, सद्दाम है, अमजद है, ये कुछ साथी हैं जो लगे हुए हैं पहले दिन से, जो टिफिन बनाते हैं। लगभग 2300 टिफिन, 2300 टिफिन बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2300 टिफिन पर डे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक दूसरा आता है कायम रसोई। कायम रसोई KKY भी, कायम खान यूथ ब्रिगेड की तरफ से फतेहपुर के अंदर लगा। वो पर डे लगे हुए हैं, तकरीबन मान के चले 1000-1200 टिफिन जो है वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे फिर कुछ और छोटी छोटी तंजीमें और भी बनी हुई हैं बहुत सारी, वो भी अपने अपने स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। टीम गाजी है, उन लोगों ने भी बहुत मतलब लोगों को राशन किट्स जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ भामाशाह सीकर से हैं, रतनगढ़ से हैं, इधर उधर से अड़ोस पड़ोस के जो अपने गाँवों से हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी जो है ना बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लिया है। उन लोगों ने काफ़ी हेल्प हमारे यहाँ पर की है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि अगर ये लोग ना होते, अगर ये हमारे भामाशाह भाई हमारे अगर साथ ना होते तो क्या होता, एक बार सोचिएगा। सरकार ने क्या किया है, सरकार ने हमारे क्या दिया है। दूसरी चीज़ यूँ है कि पिछले दिनों आपने शायद देखा भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि मेरा मानना है, मेरा निजी तौर पर मानना है कि ऐसे संकट की घड़ी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है मिडिल क्लास के ऊपर। जो मध्यम वर्ग जो है वो क्या होता है कि उसके ऊपर शर्म शंका भी सबसे ज़्यादा लागू होती है। सामाजिक जो शर्म शंकाएँ हैं, बंधन हैं और हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा लागू किसके ऊपर होती है? मध्यम वर्ग पर। मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वो पड़ोसी से भी मदद मांगने में उनको शर्मिंदगी फील होती है बेचारों को, वो कि भाई ये दौर तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर हम लोग जो है इनके सामने मुंह कैसे दिखाएंगे, ऐसी मतलब कुछ धारणाएं हमारे अंदर बनी हुई है। तो सरकार ने जो चीज़ें लागू की, अभी पिछले दिनों जो चीज़ें लागू की जैसे, तो उसके अंदर निचला तबका है, सिर्फ निचले तबके के लिए बोला गया। मेरा मानना है कि भाई उनको भामाशाह भी दे रहे हैं, सरकार भी दे रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान जो है हमें मध्यम वर्ग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देने की, क्योंकि ये लोग बड़ी तादाद में हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो मध्यम श्रेणी की है अपने देश की, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, सारी श्रम शंकाएं इनके ऊपर लागू होती है। तीसरी चीज़, जितना भी सरकार को जाता है वो सारा का सारा मध्यम श्रेणी की वजह से ही ज़्यादा जाता है। रेवेन्यू जितना भी जनरेट होता है वो मध्यम श्रेणी से ही ज़्यादा होता है। तो और चाहे वो मजदूर तबके से ले लो, मजदूर भी अपर लोअर मिडिल क्लास में जो है मजदूर क्लास के लोग भी हैं, और ऑटो रिक्शा वाले भी हैं, कुछ ड्राइवर्स हैं, तमाम के तमाम जो लोग हैं, मतलब मिस्त्री हैं और हैं, जितने भी लोग हैं ये लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये लोग, इनकी वजह से ही सारा सब कुछ चलता है। हमारा बिल्डिंग्स बनानी हो तो सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। कहीं जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें कौन चाहिए? यही लोग आते हैं सबसे पहले। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सरकार जो है इस तबके के ऊपर भी कोई अच्छा जो है फैसला ले, इस पे काम करे। लॉकडाउन की वजह से इन लोगों के काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। ये बेचारे रोज का कमाते थे या महीने का 15-20 हज़ार रुपए जो अपना कमा के अपना घर चलाते, 10-15-20 हज़ार इनका मैक्सिमम लिमिट होती है, इसमें कमा के अपना घर चलाते हैं या फिर रोज वाला कमा के चलाते हैं। तो अब जब लॉकडाउन हो गया है तो इस पोजीशन के अंदर इनका घर कैसे चलेगा? क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना में भी आपने नहीं जोड़ रखा इनको, और इधर से भी भामाशाहों से लेने में भी इनको शर्म आता है, क्योंकि सर जितनी भी बंधन लगे हुए हैं वो इन्हीं पे लागू होते हैं बेचारों पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को, तमाम जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको आज से 10-15 दिन पहले लेटर भी लिखा था कि इनके ऊपर, इस श्रेणी पर, इस वर्ग के ऊपर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये लोग बेचारे किसी को बोल भी नहीं सकते। और आज सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ा है तो इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ा है। तो मैंने इनसे मांग की थी कि आप जो है कुछ ऐसा पॉइंट निकाल करके, ऐसा कुछ लेकर के आइए कि इन लोगों का कुछ भला हो सके। देखते हैं कुछ अगर हुआ है तो देखते हैं, अगर इनिशिएटिव अगर इनकी तरफ से कुछ लिया जाता है, कुछ प्लानिंग अगर इनकी तरफ से होती है तो उनका स्वागत करते हैं, अदरवाइज देखते हैं। कोशिश तो है कि भाई, उम्मीद करते हैं कि भाई हमारी बात को उन्होंने सुना होगा और वेट कर रहे हैं। दूसरा बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है, हमारे जो लोग हैं दूसरी स्टेट्स में, दूसरे शहरों में जो लोग हमारे फंसे हुए हैं, वो एक बड़ा इश्यू है। वो बड़ा इश्यू देखिए, लॉकडाउन करना अच्छा फैसला था, लेकिन लॉकडाउन को प्रॉपर लॉकडाउन प्लानिंग के बिना जो है लॉकडाउन को किया गया था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। इस वजह से वो लोग कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, वो रिश्तेदार के यहाँ पर गए हुए हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। तो उस प्रोग्राम के अंदर वो गए और वो प्रोग्राम के अंदर ही पहले दिन वो प्रोग्राम में है अटेंड करने के लिए, रात को सोते हैं तो लॉकडाउन लागू होता है और वो वहीं फंसे हुए हैं। आज कितना टाइम हो गया वहाँ पर उनको बैठे हुए, कब तक रहेंगे आखिर वो रिश्तेदार के यहाँ पर? कैसे कब तक चलेगा? चंदन कुमार जी, आपने एक सवाल किया है, एक सेकंड मैं आपको, तो ये भाई साहब रमजान के महीने की मुबारकबाद के साथ जय भीम। जय भीम। मेरा सवाल आपसे वाल्मीकि समाज सफाई सैनिकों के बारे में अपनी बात। देखिए चंदन जी, सफाई योद्धा, सफाई कर्मी नहीं, ये कोरोना के असल योद्धा हैं। ये मैं सल्यूट करता हूं इन लोगों को कि आज इस घड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डाल करके अगर कोई काम कर रहा है ना, तो सफाई कर्मी कर रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा जो है वो यहीं पर आता है कि सबने अपना जो है ना, सब निकाल के अपना जो डाल करके, जो बीमारी है, वायरस है, सब कुछ डाल करके डब्बे में डाल करके देता किसको है? हमारे सफाई कर्मचारियों को। और ये जैसे तैसे करके अपना खतरा मोल लेकर के और उसको ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं, सफाई करते हैं। ये लोग
सल्यूट है इनको। अगर ये ना हो तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा क्या हाल होता, हम सोच भी नहीं सकते। सफाई योद्धा सच में कोरोना असली वॉरियर्स जो जिन्हें कहें तो सफाई कर्मचारी जो है वो एक नंबर पे मैं उनको लेता हूं। और सफाई योद्धाओं के बाद में मैं अगर लूँ तो डॉक्टर्स हैं, उनका बहुत शानदार काम है आपके। फिर उसके बाद में लो आप मेडिकल के बाद में जो है पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उन सबको मतलब उनका सबका अपना अपना योगदान है। साथ साथ में आपका मेरा भी बहुत बड़ा योगदान आपको बताऊं, हम घर पे रहे ना, हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है चंदन जी। आप अपना काम धंधा छोड़ करके अपने घर में पैक होकर के बैठे हैं ना, ये देश के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आपने अपने घर परिवार का जो रोजमर्रा की आप जो कमा करके आप घर चलाया करते थे, उस सब का सेक्रीफाइस आपने करके और आप अपने घर पे बैठ गए हैं। किस लिए? कि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारे लोग सुरक्षित रह सके, हम सब सुरक्षित रह सके। चलिए, ये आपकी बात का वो था। मैं फिर उस टॉपिक पे आता हूं कि हाँ, वो जो लोग फंसे हुए हैं उस टॉपिक पे मैं आ रहा हूं वापस से, कि हमारे कुछ लोग वहां पर फंसे थे, यहाँ के लोग वहां फंसे, वहां के लोग यहाँ फंसे हुए। तो सरकार को लॉकडाउन के पहले थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, उस टाइम के बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ में और लॉकडाउन करना चाहिए। और उसी टाइम अगर करना था तो एक ऐसा प्लान करना चाहिए था कि भाई इस टाइम पर इतने इतने जो है नंबर्स दे देते कि भाई ये इतने ट्रेन्स हैं, इतनी बसेस हैं और ये इतने टाइम पर जाएंगी, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होगी, तो आवेदन ले लीजिए, ऑनलाइन आवेदन ले करके और उनको आप भेजिए, उनके गंतव्य तक आप उनको छोड़ते। ये एक अच्छा प्लान होता, उनको उनके घर तक आप छोड़ते। अब लोग 50-50, 40-40 दिन दूसरों के घर पे रह रहे हैं, उनके खुद के खाने का वो है नहीं, रास्ता नहीं है, तो हम जाकर के उनके घर पे रहने तो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। तो ये एक बड़ी कमी रही है सरकार की, जिन्होंने लॉकडाउन किया उनकी खामियां, ये कमी रही है सरकार की। बाकी लॉकडाउन का मैं पूर्णतया स्वागत करके, हम लोगों ने खुद घर पे रहे, लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया हमने, पूरा घर परिवार सब ने। जब भी कभी किसी को ज़रूरत होती है उस सिचुएशन के अंदर तो बाहर जाना ही पड़ता है, कि कोई भूखा रह रहा है तो उसकी मदद करने के लिए तो देखो जाना ही पड़ेगा। सामाजिक प्राणी है, समाज के अंदर भी रहना है, तो कोई भूखा रह रहा है तो उसका कुछ गुजर बसर के लिए उसको देने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो उस पोजीशन में तो गए, उस कंडीशन के अंदर तो गए। अदरवाइज हम लोगों ने पूरी तरह पालन किया है, सब लोगों ने, पूरे देश ने लॉकडाउन का पालन किया है। पूरे देश को सल्यूट है उसके लिए जी। कालाबाजारी, सरपंच जी आपने जो कालाबाजारी की कही है बात, बाकायदा आप सामने है सबके, कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कालाबाजारी मैं शब्दों में नहीं कह सकता, इस स्तर पे कालाबाजारी बढ़ी है। लोगों को दिल पे हाथ रखना था कि भाई इस कंडीशन के अंदर, जब देश पूरा बुरे कंडीशन के अंदर, बुरी हालात में चल रहा है, तो उस हाल के अंदर भी अगर आप पैसे कमाने में लगे हुए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती। अभी आप पैसे वाले बनोगे क्या करोगे उस पैसे का? और सर शर्म की बात है साहब, मैं तो सरपंच जी इतना ही कहूँगा कि वो शर्म की बात है उनके लिए, उन लोगों को सोचना चाहिए था। इससे ज़्यादा ज़मीर मरा हुआ लोग हैं, जिनका ज़मीर इन चीज़ों के लिए भी अगर गवारा कर देता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। देखो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी फतेहपुर की जनता के बारे में क्या राय है? यह लॉकडाउन का पालन सही कर रही? जी बिल्कुल। जेके खान रसूलपुर जी, बिल्कुल फतेहपुर के लोगों ने अच्छा योगदान अपना दिया है और बढ़िया तरीके से लोगों ने लॉकडाउन का जो है पालन किया है, तभी हम लोग बचे हुए। बहुत सबको जो है, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, तभी हम लोग बचे हुए। बिल्कुल किया है सबने। सर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में जो पैसा आ रहा है उसके बारे में
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड का ऐसा है कि जो अभी पीएम केयर्स जो फंड जो अभी जो तैयार किया उसकी तो नहीं, मुझे लगता है कि उसकी कहीं आवश्यकता होगी, कोई नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जब पहले से जो फंड था तो ऑलरेडी था, तो फिर इसकी जरूरत कहाँ थी? पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर करना ही था, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी। इन लोगों ने एकदम उसको हाइड रखा है कि ना आप इसकी जानकारी ले सकते हो ना दे सकते हो, कुछ नहीं, जो भी होगा हम चाहेंगे वो करेंगे। गलत था, बहुत ही गलत था। सर लॉकडाउन इस बीमारी का समाधान है, सही लोग कोरोना से कम और भूख से ज़्यादा नहीं मर जाएंगे, सरकार गरीबों की राहत कब देगी? बिल्कुल असलम भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। लॉकडाउन ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ साथ में सरकार को इस लॉकडाउन के जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम था, इस टाइम के अंदर सरकार को अपनी तैयारियां करनी थी, लोगों की जांच जो करनी थी ना, वो बहुत तादाद के अंदर करनी चाहिए थी। तादाद के अंदर जांच होती तो लोग पता लगता कि पॉजिटिव नेगेटिव का पता लगता और उनका इलाज शुरू होता, तो हम जो है इस पे रिकवरी जल्दी कर पाते और लॉकडाउन जो है लंबा भी नहीं चल पाता और हम जो इस पे जीत हासिल जल्दी कर पाते। सही बात है, आपकी बात सही है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। लोग भूख से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर कितने दिन आप घर में बैठे रहेंगे? एटलीस्ट एक टाइम होता है, एक किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, उस तक मैं सब्र कर सकता हूँ, मेरी एक लिमिट है, उस लिमिट तक मैं अपना घर चला सकता हूँ। उसके बाद जो है कैपेबल नहीं रहूँगा तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे वो मैं चलो हम थोड़े बहुत सक्षम वालों में से हैं, थोड़े बहुत सक्षम वालों में से हैं, उनका क्या होगा? जो एकदम बेचारे नीचे की कैटेगरी में आते हैं, उनका क्या होगा? तो लंबा लॉकडाउन चलना ये खतरनाक है सब। डॉक्टर रशीद साहब, डियर, कोरोना पैंडेमिक में जनता का भी बहुत सपोर्ट रहा है, बट जयपुर में ऐसा आज से प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर साहब पहले तो आपको बहुत सल्यूट करता हूँ डॉक्टर साहब। पहले दिन से मैं देख रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से लगे हुए हैं जान जोखिम में डाल करके, पहले तो आपको मैं सल्यूट करता हूँ। डॉक्टर रशीद खान साहब है, अपने भीचरी से बिलोंग करते हैं और अभी जयपुर में ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, और कोरोना वॉरियर हैं। ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने काम इस टाइम पर इन्होंने काम जो किया है वो मतलब उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते, इतनी शानदार तरीके से इन्होंने जनता की सेवा की है। सल्यूट है सर आपको। सर यू आर बेस्ट फॉर एमएलए, इस बार आप एमएलए का चुनाव लड़ना। चुनाव तो पिछली बार भी लड़ा था विक्रम भाई, खैर कोई नहीं, बेटर करने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है कि जनता की समस्याओं का समाधान करवाना, उनकी आवाज़ को उठाना, जो भी ये परेशानियां हैं उनका सॉल्यूशन करवाना। मेन मकसद क्या है? हमारा काम है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। नेता का मतलब होता है कि मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन लूँ या कड़प लगा के, अगर मैं कुर्ता पजामा अगर पहन के घूमता हूँ, इसका मतलब नेता नहीं होता। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता। अगर मेरे अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, मुझे ढंग से बोलना नहीं आता, मुझे किसी चीज़ का नॉलेज आगे रूल्स रेगुलेशंस का मुझे मालूमात नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत कानून का मालूम नहीं है, मुझे कुछ मतलब ओवरऑल जो बात है ना कि मैं कैपेबल इतना हूँ नहीं, एलिजिबल हूँ नहीं इतना, और उसके बाद भी मैं कुर्ता पजामा पहन के अगर आपके पास आ जाऊँ तो इसका मतलब नेता नहीं। नेता का मतलब होता है मैं चाहे गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, मैं जीन्स टी शर्ट पहनता हूँ, या मैं कच्छे में घूमता हूँ, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी, मैं हूँ, एलिजिबिलिटी है मेरे अंदर और मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं आपकी आवाज़ को उठा सकूँ, आपके काम करवा सकूँ, चाहे सरकार चाहे किसी की बने, मेरे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो एमएलए और ये चीज़ें चलिएंगे, अगली बार देख लेंगे, उससे अगली बार देख लेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। हमारा काम है जनता की आवाज़ को ठीक जगह तक पहुंचाना। वो एमएलए बनेंगे तब भी और ना बनेंगे तब भी, दोनों सिचुएशन के अंदर। अभी भी आपके सामने देखा होगा आपने कि इस पॉइंट के ऊपर किसी ने गौर नहीं किया था। मैंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को इन चीज़ों पे लिखा था
कि मध्यम वर्ग के ऊपर आप जो है ध्यान दीजिए। ये बहुत परेशान तबका है, इस फिलहाल की जो पोजीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग। फतेहपुर सिटी में राशन डीलर के घोटाले के बारे में सरकार का ध्यान दिलाएं। रोकी मामून खान आलमास। मामून खान जी, मैं आपको बताऊं, ये राशन डीलर वाली जो बीमारी है ना, आज से 3 साल पहले हमने एक फतेहपुर के अंदर 6 महीने के ड्यूरेशन के अंदर इन लोगों के 2 करोड़ का घोटाला उजागर किया था, जो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे उस टाइम पर छपा था। और उस टाइम पर बहुत सारे ये जो राशन डीलर हैं, भ्रष्ट जो राशन डीलर थे, उनको उस टाइम पर उनकी मान्यताएं जो थी उनके पास वो रद्द भी की गई थी। और उसके बाद कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर भी कुछ चेंजेस किए थे। उसके बाद वही घोड़े वही मैदान, फिर से वही नई सरकार बनी, नए लोग आए, नया सिस्टम हुआ। उसके बाद क्या देखते हैं, फिर से करेंगे, वापस से एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर लड़ेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो हाजिर हूँ, आप बता दीजिएगा। योगेश शीला भाई जी, शराब की दुकान भी वापस बंद होनी चाहिए या जो शराब पी रहे हैं उनको आधार कार्ड से देना चाहिए? बिल्कुल योगेश भाई, जहाँ तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली थी थोड़ी देर पहले कि जो राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया था शराब बिक्री का, वो वापस ले लिया है, उनको वापस ले लिया गया है और शराब बिक्री वापस बंद कर दी गई है, आपको बता दूं। और मेरे ख्याल से मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, शराबबंदी होनी चाहिए कम्प्लीटली, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। के अंतर्गत मिडिल क्लास बिजनेस की कमर टूट गई, इसके बारे में आप सरकार से मांग रखें। बिल्कुल सद्दाम हुसैन खान जी भाई, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। आपकी बात एकदम सही है। जो मिडिल क्लास का जो बिजनेस है उसकी मध्यम श्रेणी, चाहे बिजनेस क्लास हो, मध्यम श्रेणी चाहे घर की तरफ आए, मध्यम क्लास जो मध्यम वर्ग है उसकी सबसे ज़्यादा इसमें कमर टूटी है। आप बिल्कुल सही हैं, उसके लिए मांग जरूर हर तरीके से करने की, उठाने की कोशिश करेंगे। चलो ज़रूर। सर, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती क्या? विक्रम भाई, राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की बन सकती है, अगर जनता चाहेगी तो बन जाएगी। ये तो जनता पे डिपेंड करता है। हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश में कहीं किसी तरीके से कमी नहीं आनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। पार्टी यहाँ पर छोटी है, शुरुआत थी हमारी, कोशिशें हमारी जो है वो बड़ी हैं, लगे हुए हैं। हमारी संख्या छोटी है लेकिन डटे हुए हैं, और आप सबका साथ रहा, आप सब भाइयों का समर्थन रहा तो सरकार भी बनेगी। असलम खान भाई खानी फतेहपुर, दलित समाज से आपकी नज़दीकी का कारण राजनीति या फिर सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हो? देखिए असलम खान भाई, ऐसा है कि बात दलित समाज की नहीं है, बात है सारे समाजों के, सबको साथ लेकर के चलने की। मेन चीज़ वो है। इसमें पॉलिटिक्स ले लीजिए या कुछ भी, आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये कि मैं मेरे गांव का एग्जांपल देता हूँ। लोग बाग क्या करते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर हमारे जो जिन्हें सो कोल्ड अपर क्लास जो लोग हैं, हम जो बड़ी अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ी क्लास में जो बैठते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, इनको वो दे दो, इनका वो कर दो, इनका वो छीन लो, वो अधिकार इनको ज़्यादा दे रखा है और वो क्यों दे रखा है। तो मैं अक्सर इन चीज़ों में जाकर ये खड़ा होता हूँ। शायद आपने उसी वजह से ये सवाल किया है। अक्सर मैं इन चीज़ों पे साथ में रहता हूँ, इसलिए आपने शायद सवाल किया होगा। 2 अप्रैल का जो मामला था उसमें भी मैं साथ में था। रीज़न बताता हूँ आपको क्या है। रीज़न ये है कि मैं मेरे गांव का एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा गांव जुगलपुरा फतेहपुर के पास में लगता है। मैं हालांकि अभी फतेहपुर में सेटल हो गए हम लोग काफ़ी साल पहले, लेकिन मैं गांव का एग्जांपल देता हूँ कि हर गांव के अंदर एक बस्ती होती है। हर गांव में एक बस्ती होती है, वो गांव से अलग होती है, ठीक है, और वो कच्ची होती है। उस जो बस्ती के अंदर जो घर है वो लगभग कच्चे होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? मैंने बहुत अच्छे से इस पे ग्राउंड जीरो पे मैंने इसके ऊपर स्टडी करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो टोटल के टोटल जो घर वहाँ पर वो एक कॉर्नर में जो बस्ती है वो टोटल के टोटल दलित भाई होते हैं।
जब आरक्षण से फायदा ही मिल गया लोगों को, तो वो बस्तियां कच्ची क्यों हैं? मतलब ये हुआ कि अभी तक उनको, उन भाइयों को जिस क्लास के अंदर, जिस मुख्य धारा के अंदर उनको आना चाहिए था, वो अभी तक उस मुख्य धारा के अंदर अभी तक आए नहीं हैं। तो उनकी आवाज़ को उठाना, उनके हकों के लिए लड़ना, मेरे लिए, मैं तो फ़ख्र की बात महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए। उसमें वो नहीं है कि जातिवाद की, रोर की कोई बात नहीं है। ये अब जब हम बात ही करते कि सबके, सर्व समाज के हितों की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की हम बात करते हैं, तो फिर उनको साथ में लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है, उनके हकों की बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर तो ये दोहरे मापदंड हो जाएंगे कि मैं मेरा काम कर लूँ, मेरे अपने लोगों का काम कर लूँ, उनका जो जिनको ज़रूरत है उनको छोड़ दूँ, अब जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको याद कर लूँ। ये हमसे नहीं होता। ये प्रैक्टिकली हम जो है ना, जो हकीकत में जो काम करने चाहिए ना, उन्हीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। जीरो ग्राउंड पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखते हैं जनता के हम कितने समझ में आते हैं। फतेहपुर तहसील के पंचायत के चुनाव कब तक हो जाएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते सोहेल खान जी। कोई अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस महामारी का जो दौर चल रहा है, इसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते कब पंचायत के चुनाव होंगे, कब नगर पालिका के चुनाव होंगे। फिलहाल तो ये है कि हम जिंदा बच जाएं, उसके बाद बाकी कोई बातें होंगी। सब लोग हम बच जाएं, हंसी खुशी हम लोग वापस से जिस तरह से पहले रहते थे हम लोग, उस तरह से हम रहना स्टार्ट कर दें। वो बड़ी चीज़ है। हम पहले इससे बीमारी से जीत लें, उसके बाद की बात हम बात करेंगे। भाई साहब, आपको रमज़ान पाक के महीने की शुभकामनाएं। आप, मेरा सवाल है, आपसे निवेदन है कि जो नगर पालिका में गैर वाल्मीकि सफाई, एक सेकेंड, गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो शहर में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और न ही कोई प्रशासन संज्ञान ले रहा है, जिससे महामारी के पहले पायदान की श्रेणी में आने वाले वाल्मीकि समाज के साथ शोषण हो रहा है। इसके लिए आपको नगर पालिका प्रशासन के लिए, जी बिल्कुल विनोद जी, इस बात पे जो है नगर पालिका को लिखित में और जा करके जो है बात करके उनको अवगत करवाया जाएगा। ज़रूर आपकी बात पे पूरा ध्यान दे करके आपकी बात को जो है वहाँ तक रखने की कोशिश करेंगे। जहाँ देखिए, ऐसा कि हमारे पास जो भी, जहाँ से भी कोई भी किसी ने किसी भी तरह से कोई शिकायत, कोई भी मांग, किसी भी तरीके से कोई उम्मीद लगाई है, तो हमने उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, मेरे पास कुवैत से फ़ोन आया था। समीर भाई हैं जो कुवैत में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके एक साथी हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं, उनकी बिटिया को कैंसर है, उनकी बिटिया को कैंसर था, तो वहाँ से उनको इंडियन एयरफोर्स का एक फ्लाइट जो है जा करके कुवैत से लेकर के आ रहा था। तो उनको ज़्यादा ज़रूरत अब क्या है कि दिल्ली उनको लेकर आया गया, तो दिल्ली में उनको जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, तो ट्रीटमेंट उनको प्रॉपर मिल जाए, उसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि उस बिटिया का ध्यान रखा जाए। तो हमने अपनी तरह से, पूरी तरह से, समीर भाई शायद देख रहे होंगे, वो आपको हाँ ना में जवाब दे सकते हैं कि समीर भाई को मैंने उनका नंबर दिया था। संजय सिंह जी माननीय राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके इस बात पे ध्यान दिलवाया, और जो बिटिया थी उनके इलाज को तुरंत प्रभाव से मैंने स्टार्ट करवाने की कोशिश की, और वो बिटिया जो है अब हॉस्पिटल के अंदर है। उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए, उसको ऊपर वाला शिफा दे। रमज़ान के महीने में ये दुआ करते हैं उसके लिए। जितनी भी, जहाँ भी कोशिश होती है हमसे, पिछले दिनों कुछ साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, किसी का नाम लेना ठीक नहीं रहता, जब किया है तो कर दिया बस, ठीक है, लेकिन जब बात चली है तो बता देता हूँ। कुछ हमारे लोग दिल्ली में जॉब करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं वहाँ पर, कुछ का अपना वहाँ पर बिजनेस है। लॉकडाउन हुआ, लोग वहाँ पर मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, तो कुछ दिन तो चल पाता है, लेकिन कितने दिन तक चलेगा वो थोड़ी सी परेशानी का सबब बन गया था उन लोगों के लिए। तो लोगों की तरह तरह जगह जगह से फ़ोन आना स्टार्ट हुआ कि तैयब भाई, आप जो है वहाँ पर, हमारे रिश्तेदार हैं वो इस एरिया के अंदर रहते हैं, उनको खाने की आवश्यकता है, कुछ को किराएदार मकान मालिक जो है, मकान मालिक है, वो किराए के लिए बोल रहा था, या जो भी परेशानियां उनको थी, हमने अपने स्तर के ऊपर
पूरे प्रयास करके उनकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा के दिया है। खाने के मामले में दिल्ली के अंदर मेरे से जितने भी फ़ोन आए हैं उनको किसी को मैंने राशन दिलवाया, तो किसी को टिफ़िन बंधवाया, किसी को मैंने हर तरीके से कोशिश मैंने करके, दिलीप पांडे जी हैं पार्टी के नेता हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात करके उनको, संजय सिंह जी को, तमाम नेताओं को, वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको तमाम को फ़ोन करके और उनका इलाज करवाया है, किसी का राशन दिलवाया, किसी का किराया माफ़ करवाया। याकूब जी अभी देख रहे हैं, अभी याकूब जी ने एक प्रॉब्लम मुझे बताई थी दिल्ली की, जीटीबी नगर की। एक बूढ़े बुजुर्ग थे, घर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक माता जी थी और एक बुजुर्ग थे। उनकी बुजुर्ग जो थे उनकी बहुत ज़्यादा हालत सीरियस थी और उनके कोई बच्चा कुछ है नहीं, बेटे वगैरह है नहीं, शायद वो अमेरिका वगैरह कोई कहीं रहते हैं। और जीटीबी नगर बोले तो जीटीबी ग्रेटर कैलाश जो है वो हाई फाई सोसाइटी है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर, तो पड़ोसी का पड़ोसी कोई पता नहीं होता, इस तरह के से लोग रहते हैं। मेरे पास याकूब जी ने वो मुझे बताई, वो सोशल मीडिया से इनके पास वो खबर आई थी, इन्होंने मुझे अवगत करवाया। मैंने तुरंत प्रभाव से, वहाँ के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, उनको मैंने फ़ोन किया। सौरभ भारद्वाज जी ने तुरंत प्रभाव से उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, आज वो ठीक है। याकूब जी आपको बता दूं, आप देख रहे हो मुझे, मैं आपको बता दूं वो जो है ठीक है अभी, जहाँ तक मुझे खबर मिली थी 2-3 दिन पहले, मैं 5-7 दिन पहले जब मैंने पता किया तो वो ठीक है। आपको बता देता हूँ, फतेहपुर नगर पालिका और विधायक जी की टीम में जो कोरोना के रोकथाम के लिए प्रशासन के सहयोग से प्रयास, एक सेकंड, आफ्ताब भाई का एक था कमेंट, क्या सवाल आपका? फतेहपुर नगर पालिका और विधायक जी की टीम जो कोरोना के रोकथाम के लिए प्रशासन के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? अगर नहीं तो और इसमें क्या क्या कार्य करने चाहिए जिससे? बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत ही शानदार सवाल आपने किया आफ्ताब भाई। देखिए, चाहे विधायक जी हों, चाहे अपने यहाँ के प्रधान हों, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हों, इस टाइम पर क्या है कि ये जो टाइम चल रहा है इसमें हमें पार्टियां और जो राजनीति है इससे ऊपर उठ के सोचने का टाइम है। इसमें हमें वो चीज़ें नहीं लेकर आनी कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो मैं कौन सी पार्टी से हूँ, मैं पक्ष में हूँ, विपक्ष में, इट डजेंट मैटर। फिलहाल हम सबको एक होकर के इस बीमारी से, इस परेशानी से, इस महामारी से लड़ने का टाइम है। विधायक जी को देख रहा हूँ, विधायक जी बाकायदा बाजार के अंदर गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं, अपने अलग अलग एरियाज़ के अंदर विजिट कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, अच्छी भागदौड़ कर रहे हैं, अच्छी कोशिश है उनकी। उनका मैं स्वागत करता हूं, उनको जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया, नो डाउट अच्छा काम कर रहे हैं। नगर पालिका ने अपना काम भी अच्छे से किया है। कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां, कुछ कमियां हर जगह रह ही जाती हैं। देखो जैसे कि अगर मैं यूं कहूं कि अगर राजस्थान सरकार के या विधायक जी का जो कोटा है या नगर पालिका अध्यक्ष का जो दायित्व है, उनके भरोसे अगर लोग भूखे रहते ना तो वो भूखे मर जाते। ये है, अगर इनके भरोसे ये रहता कि इनके ही भरोसे खाना आएगा तो लोग भूखे मर जाते, क्योंकि खाना हमारे भामाशाहों ने पहुंचाया है। अगर भामाशाह ना होते तो लोग भूखे रह जाते, ये बात सच है। बाकी प्रयास सराहनीय है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां जो हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा रोल है, उनका रोल है कि वो सत्ता में रहें तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर चलाएं। हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारा ये रोल रहता है, हमारा ये दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि जो खामियां जहां पर रहें उनसे अवगत उनको करवाएं। ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। अगर हम लोग उनका ये चीज़ें बता नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, कमियां भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तस्लीम खान मांडेला
दिल्ली में हमारा एक स्टूडेंट फंसा हुआ है, उसको निकलाऊं। जी बिल्कुल, सरकार ने आज से वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप आवेदन कीजिए, बिल्कुल निकलवाएंगे, जरूर निकलवाएंगे। यहाँ से आवेदन भिजवा दीजिएगा, वहाँ के एसडीएम से कल जो होगा काम होगा मैं करवा के दूंगा। बेझिझक आपके पास मेरा नंबर है, आप करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं करवा के दूंगा। राशन डीलर जो घोटाले कर रहे हैं उन पे क्या राय है? राशन डीलरों के बारे में मैंने बताया, इरशाद गाजी हितम सर से, मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने सवाल किया है। तो राशन डीलर गलत कर रहे हैं। जो अभी 3 दिन पहले जो कार्रवाई प्रशासन ने की है, अपने कोतवाल साहब उदय सिंह जी ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, उनको गिरफ्तार भी किया है और वो उनको पीसी मांगी है, बाकायदा पुलिस कस्टडी मांगी है, उनसे पूरी पूछताछ की जाएगी। अच्छा है, वो होना भी चाहिए। इन लोगों के साथ में जो भ्रष्टाचार इस टाइम पर कर रहे हैं, जिन लोगों के मुंह पे शर्म नहीं है, इन लोगों के मुंह पे शर्म नहीं है, इस टाइम पर जब लोग खुले हाथों से बांट रहे हैं और ये लोग लूटने की कोशिश कर रहे हैं, बेशर्म हो गए लोग। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके लाइसेंस तो रद्द होने ही है, उसके अलावा इनके ऊपर बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस टाइम के ऊपर इन लोगों ने ये जो करके बहुत बहुत बड़ा संगीन अपराध किया है, यूं मानिए आप। सर अब्दुल रशीद भाई ने पूछा, सर इलेक्ट्रिसिटी बिल का सुना था पोस्टपोन किया गया है कुछ महीने के लिए, बट कई लोगों के बिल अभी आ गए हैं। बिल्कुल आए हैं, और जब सरकार ने बोल दिया है कि स्थगित कर दिया है तो उसको जमा करवाने की आवश्यकता है। अगर है, आप कैपेबल है तो कर दीजिए, अदरवाइज कैपेबल नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मैं निजी राय अपनी दूं, अगर मैं यहां पर सत्ता में रहता तो आज जनता का बिजली का बिल नहीं आना चाहिए था। बिजली पानी का बिल आज जनता का मुफ्त कर देना चाहिए था, क्योंकि लोग जब घरों पे बैठे हुए हैं तो बिल कहां से चुकाएंगे, जब उनके अर्निंग का सोर्स जो है वो एकदम कंप्लीटली बंद हो चुका है। लोग घरों में बैठ करके सरकार को अपना सहयोग देने में लगे हुए हैं, तो वो कमा नहीं रहे, तो वो बिल कहां से जमा करवाएंगे? सब लोग सक्षम नहीं है। मैं कह दूं मैं भर दूंगा, 5 लोग और कहेंगे कि भाई सबको फ्री की लगी हुई है। सब लोग सक्षम नहीं होते, सबके घरों के हालात एक जैसे नहीं होते, इसलिए बिल जो है फ्री कर देना चाहिए था। ये बहुत ज़रूरी था। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती, सबसे मोस्ट जो बड़ी गलतियां हैं, बड़ी से बड़ी गलतियां हैं, उनमें से एक मैं मानता हूं कि सरकार को बिजली और पानी के बिल जो है वो फ्री कर देने चाहिए थे, ये माफ़ कर देने चाहिए थे। गलत किया है सरकार ने। मैं फिर भी मांग रखूंगा, अपनी तरफ से भरसक प्रयास, अपने कोशिशें जो है वो करेंगे हम लोग। फिर से इनको अवगत करवाएंगे कि जो पॉइंट्स हैं इनको याद दिलवाएंगे कि किस तरह से इनको बिजली का बिल जो है, पानी का बिल है, ये जो भी है, इनको कम्प्लीटली जो है बंद कीजिए, मुफ्त कीजिए। क्यों? और इवन घरों का नहीं, कॉमर्शियल जो है उनका भी, क्योंकि जब उनके कारखाने, उनके जो मील कारखाने, जो भी छोटे मोटे कारोबार बेचारों ने कर रखे हैं, वो सब कुछ बंद पड़ा हुआ, तो काहे के बिल भाई? सरकार को जो टैक्स हम पे करते हैं वो उसका सही सदुपयोग कीजिए। आपके पास हमने पैसा दिया है, तो आज इस हमारी मुश्किल घड़ियों में हमारा टैक्स का पैसा हमारे काम नहीं आएगा, तो आपको भ्रष्टाचार करने के लिए थोड़ी ना हमने पैसे दिए हैं। आपके सगे संबंधियों को ठेके देने के लिए हमने वो पैसे थोड़ी ना दे रखे हैं। आपकी यार दोस्तों को आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनाने में लगे हुए हो। आपकी यार दोस्तों को आप उनके जो है बड़े बड़े लोन है वो माफ करने के लिए हमने जो है वो टैक्स थोड़ी ना दिया है। जनता का पैसा जनता को लौटाइए ना। जनता आज परेशान है, जनता का पैसा जनता के काम आना चाहिए। आज तो जनता बहुत ज्यादा बुरी हालत के अंदर है। इस पोजीशन के अंदर तो कम से कम ध्यान दीजिए जनता के। और गलत है, मांग करेंगे, जरूर मांग करेंगे। तो ये भाई साहब, हमें आप पे गर्व है, लेकिन राशन डीलर वाले को सुधारो, क्योंकि किसी के ऑनलाइन कार्ड हुए नहीं है उन्हें। यही मांग मैं बता रहा हूँ ना आपको रशीद चौबदार भाई। ऐसा है कि पहले तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना मान सम्मान देने के लिए। बाकी राशन डीलरों वाला मामला मैंने पहले भी बताया, इनका दयनीय स्थिति है।
कोशिश करेंगे इनके ऊपर कार्रवाई और खींचतान करवा करके करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और सरकार से मांग कर रहे हैं बार बार कि जो लोग खाद्य सुरक्षा योजना में आपने नहीं जोड़ रखे हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा कुछ लेकर के आइए, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा योजना में जो जुड़े हुए हैं लोग, मैं मानता हूँ कि वो लोअर क्लास है, ठीक है, मान लेते हैं लोअर क्लास के पास भामाशाहों की तरफ से हेल्प पहुंच रही है, सरकार की तरफ से भी हेल्प पहुंच रही है, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उनके पास किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं पहुंच रही, तो उनको वो ज़्यादा बड़े नीडी हैं, उनको पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए मांग और करेंगे फिर भी। थैंक यू। और आने वाले दिनों में आम आदमी की सरकार बनाओ राजस्थान में। रजीत चौबदार भाई, बिल्कुल ज़रूर, कोशिशें जारी हैं, कोशिशों में कमी नहीं आएगी। मुख्तियार सैयद दिल्ली में आपकी पार्टी ने मुस्लिम के साथ अच्छा नहीं किया। देखिए भाई, ऐसा है मुख्तियार भाई, हम जाति धर्म हमारी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास सी वाला सिस्टम नहीं है। कास्टिज्म, क्रिमिनल, कम्युनल और करप्ट, ये जो लोग होते हैं, इस सोच के जो लोग होते हैं, उनको हमारी पार्टी में जगह नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, काम कर रहे हैं, बिजली का काम किया तो सभी को फायदा है, स्कूल अच्छे बनवाए सभी को फायदा है, अस्पताल अच्छे बनवाए सभी को फायदा है, और क्या, मतलब जो भी काम कर रहे हैं सभी को फायदा हो रहा है ना। इसके अंदर आप क्या हिंदू मुस्लिम हर चीज आपका, मतलब ये जो मीडिया है ना, मीडिया, मैं आपको बताऊं, मीडिया ने एक नैरेटिव तैयार करने की मशीन बनी हुई है, वो आप लोगों तक ये चीजें पहुंचाती है। आप लोग उनके बरगलाने से आप उनकी बातों में आ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। देखिए होता क्या है कि ठीक, मीडिया नैरेटिव तैयार करती है, एक पार्टी, एक नेता या किसी के भी खिलाफ कभी भी इनको पैसे दो, इनके काम, इनसे किसी के खिलाफ आप नैरेटिव तैयार करवा लीजिए, आप मेरे खिलाफ करवा लीजिए, आपके खिलाफ करवा लीजिए, किसी के भी खिलाफ जो है ये बार बार वही चीज़ रिपीट करेंगे और हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर वो चीज़ें घर कर जाएंगी। आज का दौर, आज का जो टाइम चल रहा है उसको देखिए आप, गौर से ध्यान से देखिए, बच्चों के दिमाग के अंदर जो चलना चाहिए तब वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। बच्चों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, ये वो, ऊपर नीचा, छोटा बड़ा, ये चीज़ें चल रही हैं, हरा भगवा, ये वो, ये कलर्स में बांट रहे हैं, जानवरों में बांट रहे हैं, धर्मों में बांट रहे हैं, हर तरीके से बांट के, और अपनी पॉलिटिक्स की जो दुकानें हैं, आपको इन लोगों ने अपनी खुराक बना रखा है मीडिया के माध्यम से, राजनेताओं ने, ठीक है। तो आप इनकी बातों में ना आए, काम जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी बातें ना करें, अच्छा रहेगा। राशन सामग्री मास वितरण के जिस राशि का घोषणा की गई वो तो जनता तक क्यों नहीं पहुंची। देखिए सुनील मीणा जी, ये सवाल मेरा भी है, मैंने भी 2-3 दिन पहले ये सवाल किया था कि राशन वाली बात भी, दूसरी चीज मास्क और सैनिटाइजर्स के लिए 1 लाख का जो अमाउंट सरकार की तरफ से आया था वो फतेहपुर के अंदर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ अभी तक नहीं पता। ये सवाल मेरा भी था उनसे और जवाब देंगे, चलो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, फिर लिख के पूछेंगे। भाई राशन डीलरों वाली बात बहुत बड़ी समस्या है, ये शहरों में भी नहीं गाँव में भी बहुत बड़ी समस्या है। असलम दिलावर खानी भाई साहब, बिल्कुल हर जगह यही हाल है। इसको ऐसा करते हैं आप सब लोग जो भाई अभी जो मुझे देख रहे हैं, हमने पहले भी इसके लिए लड़ाई लड़ी थी आज से 3 साल पहले, तब लोगों को हमने रेस्टिगेट करवाया था, उनकी मान्यताएं, उनके जो लाइसेंस है वो रद्द करवाए थे। अब फिर मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप लोग राशन कार्ड इकट्ठा कीजिए, उनकी ऑनलाइन डिटेल्स निकालिए और जो उसकी एंट्री हो रखी है राशन कार्ड की, उससे दोनों को मैच कीजिए, ठीक है। दोनों को अगर मैच करेंगे, अगर उन्होंने आपका राशन निकाल रखा है, आपके जो सामग्री जो आती है वो निकाल रखी है, तो ऑनलाइन वाले में वो रिकॉर्ड में शो करेगी और जो ऑफलाइन आपका राशन कार्ड रहेगा उसके अंदर वो शो नहीं करेगी। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वो चीज़ें इकट्ठा करके आप एक बार मुझे देने की कोशिश कीजिए, मेहरबानी कर दीजिएगा, इनकी रेल बनवा दूंगा।
वालेकुम सलाम गुलाम नूर भाई साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? इस मुश्किल समय में सरकार से बिजली पानी के बिल पूर्णतः माफ़ करवाने के लिए कार्य करो। जी सदाम भाई, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और अपना जितना जो भी हो सकता है वो पूरी तरह से लगाने की कोशिश करेंगे और सरकार को इस चीज़ पे लेकर आने की कोशिश करेंगे कि इस समय ये जो पिछला जो टाइम निकला है, इस समय का जो बिजली का जो बिल है उसको है माफ़ किया जाए, उसको जो है फ्री किया जाए, मुफ्त किया जाए। राजस्थान सरकार ने शराब के ठेके खोलने का आदेश दिया है और धार्मिक स्थल और स्कूल से ये बंद करने के लिए। देखिए सजाद भाई, ये सवाल पहले भी किसी ने ऊपर किया था कि बिल्कुल शराब का जो उन्होंने फैसला लिया था वो वापस ले लिया है। अब नहीं बिकेंगी शराब, उन्होंने वापस ले लिया है। भीड़ इकट्ठा हुई थी और वापस ले लिया उसका। बिल्कुल करेंगे, राशन डीलरों का ज़रूर करेंगे। संख्या बल बहुत है अपने पास। विनोद जेठू भाई, विनोद जी बिल्कुल संख्या, अगर हम लोगों का काम करेंगे संख्या बल जरूर होगी। अगर हम केवल बातें करते रहेंगे तो हमारे पास संख्या क्या जो है वो भी चले जाएंगे। अगर लोगों का काम हम निस्वार्थ भाव से अगर हम करते रहे तो संख्या बल बढ़ेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा और एक दिन परचम लहरेगा यहाँ पर। विकास भाई का उस पर मैं जिम्मेदार हैं, वो पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका एक सवाल है, देखता हूँ। तैयब, आप खूब मेहनती हैं, एनर्जेटिक युवा हैं, आपको देखकर सदैव ही बहुत अच्छा लगता है। आप केंद्र की भाजपा सरकार की छोटी छोटी बारीक चीज़ों पर नज़र रखते हो और रखनी भी चाहिए। हर गलत काम का विरोध होना भी चाहिए, गलत होता है तो। लेकिन तकलीफ होती है जब राज्य सरकार कांग्रेस की आती है तो अक्सर आप खिलाफत करना भूल जाते हैं। विकास भाई, आपने शायद देखा नहीं होगा, जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है हमने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे गलत कोई भी हो, और मैं इतना मादा अपने आप के अंदर रखता हूं कि जिस दिन अगर अरविंद केजरीवाल ने भी गलत फैसला लिया तो मैं अरविंद केजरीवाल का भी विरोध करूंगा। ठीक है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट गिनवा सकता हूं। हम लगभग 15,000 की तादाद के अंदर अशोक गहलोत की इस कांग्रेस सरकार बनने के बाद सिकर के अंदर 15,000 की तादाद के अंदर हम लोग सड़कों पे उतरे थे। आपको शायद पता नहीं होगा। मॉब लिंचिंग जो हुई थी, पहलू खां वाला मामला था, उस पर भी हमने घेराव किया। जो कोर्ट के आदेश आए थे उसके बाद हमने इनसे सवाल किए थे। जांच के जो इन्होंने रिपोर्ट्स जो भिजवाई थी कोर्ट के पास, उसके लिए हमने सवाल खड़े किए थे, इनसे सवाल पूछे हैं। दूसरी चीज, सरकारी कॉलेज फतेहपुर के लिए बार बार अनेकों बार, जितनी बार अगर धरने प्रदर्शन फतेहपुर में हुए हैं तो मैंने किए हैं, मेरे साथियों के साथ में मैंने किए हैं, अग्रणी भूमिका निभाई है मैंने। और जब भी जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैंने कहा मेरा नेता अरविंद केजरीवाल जो विकास का एक बहुत बड़ा मॉडल है और एक अलग ही मिसाल पेश की है, जिन्होंने अलग ही राजनीति को शुरुआत की है, अगर वो भी अगर गलत करते हुए नजर आए तो उनका भी विरोध करूंगा। विकास भाई, आप निश्चिंत रहें, निष्फिक्र रहें, ये चीज दिमाग से आप बिल्कुल भी निकाल दें। और मेरा तो कांग्रेस से बड़ा तीखा आंकड़ा है, आपको चलता है वो, आपको बता दूं। एक छोटा सा अपील अपने फतेहपुर वासियों को कर दें कि बगैर कार्य के कोई बाहर ना निकले। अनिल जी, बिल्कुल पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घरों में रहिए और सहयोग कीजिए। प्रशासन का, शासन का, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जितने भी तमाम जिन लोगों ने हमसे अपील की है, इस आदेश जो हमें आदेश जारी किए, उन आदेशों का हमें अनुपालना करनी चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए। तभी हम लोग इस लड़ाई से जीत पाएंगे, सब मिलकर के। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम जीत पाएंगे। बिल्कुल। एक अपील मैं आपसे और करूंगा, रमज़ान का महीना चल रहा है तो मुस्लिम भाइयों से मैं एक अपील और करना चाहूँगा कि
हर बार ईद की शॉपिंग करते हैं आप लोग। मैं रात को बैठा होता, रमज़ान भाई है मेरे दोस्त हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे कि आप अगर कल लाइव पर रहें तो आप ये बात मेरी तरफ से रखना, और मैं अपनी तरफ से निजी तौर पे भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस बार ईद की शॉपिंग मत कीजिए, ईद की शॉपिंग मत कीजिए। कोई बात नहीं, हम अगली बार ईद करेंगे, उस पे शॉपिंग डबल कर लेना, कोई बात नहीं। इस बार जो है मत कीजिए। जो ईद की शॉपिंग का जो आपके पास जो पैसा है, जो भी अमाउंट है, जो भी आप रखते हैं, वो ज़रूरतमंदों को दे दीजिए उनको। इस बार जो है ईद हम घर में, वैसे भी घर में ही रहना है ना, तो नए कपड़े ला करके हमें क्या करेंगे हम, तो वो जो पैसा हमारे पास बचता है उसको हम गरीबों में तकसीम कर दीजिए। जो ज़रूरतमंद है, आपके पड़ोस में कोई जिसको ज़रूरत है उसके घर पे दे दीजिए, उसको ज़रूरत की सामान दिलवा दीजिए, पैसे नहीं देते तो वो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये काम करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, दिल को अच्छा लगेगा, पड़ोसी को अच्छा लगेगा, और सबसे बड़ी बात ऊपर वाले को बहुत अच्छा लगेगा। आपकी ये अदा ऊपर वाले को बहुत पसंद आएगी, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। ये करके देखिए। और आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये कुर्बानियाँ कहलाती हैं, ये कुर्बानियाँ बहुत पसंद आएंगी मेरे ख्याल से, आपको करना चाहिए। सरकार के ठेके खोलने और 4 व्हील गाड़ियों के लिए जो छूट दी है उससे कोरोना फैलने का खतरा हो गया है, इस पर आपकी राय है? आरिफ सोलंकी। आरिफ भाई देखिए, बेवजह अगर सरकार ने अभी छूट दी है लॉकडाउन के अंदर, तो बेवजह हमें सड़क पर हम लोग उतर के आ जाएं, ये गलत है। ज़रूरत हो तभी हम लोगों को बाहर आना चाहिए, जो ज़रूरी काम है उनके लिए आप बाहर आइए। वैसे ही मान करके चलिए इस लॉकडाउन को, जैसे पहले था ऐसे ढिलाई मत दीजिए कि चला गया, खतरा टल गया। खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बहुत बड़ा है, खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस तरह से बाहर आएंगे तो खतरे, लोग वायरस जो है फैल जाएगा, संक्रमित होने का ज़्यादा डर रहेगा। आप सत्ता में होते तो क्या करते? अब्दुल सलाम भाई, आप सत्ता में होते तो क्या करते, उसका तो मैं आपको ये बता दूं कि हम स्कूल पे, हॉस्पिटल्स पे, शिक्षा पे, इन चीज़ों पे हम काम करते हैं। बिजली आपकी फ्री होती है, आपके घर पे बिजली का बिल नहीं आता, आपका पानी का बिल नहीं आता, आपके बच्चे एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते और जिसमें आपकी फीस नहीं लग रही होती। आपके जो परिवारजन हैं, आपके बुजुर्ग हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनको प्राइवेट अस्पतालों के अंदर बड़ी रकम नहीं देनी पड़ती। आपको फतेहपुर के अंदर एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल मिलता और उसके अंदर फ्री में इलाज होता। आपका जो कुल मिलाकर के जो बात ये है कि आपका जो टैक्स का जो पैसा लगता है, आप जो टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं, टैक्स इन द सेंस आप जो इनकम टैक्स पे करते हैं वही आपका टैक्स नहीं है। आप एक साबुन भी खरीदते हैं, आप नमक का पैकेट भी खरीदते हैं, आप चाय की थैली भी अगर खरीदते हैं, तो उनके अंदर भी आपका एक टैक्स कटता है। वो टैक्स का पैसा जो आपका जाता है वो सरकार के पास जाता है। उस टैक्स के पैसे का सही वसूली होती वहाँ पर। आपको अच्छा लगता अगर हम यहाँ पर होते तो। किसानों के हित में सदाम भाई, मेरा तो सिंपल सा ही लॉजिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा। किसानों वाली बात जब भी आती है तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि कुछ मत करो। किसानों को स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो बस वो एज इट इज लागू कर दीजिए, सरकार से इतनी मांग है मेरी। उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। किसान हमारा अन्नदाता। आज सब कुछ बंद है, चारों तरफ बंद है। बाजार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं सबके तो नहीं कहता, लेकिन बहुत तादाद के अंदर कालाबाजारी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं लोग। लेकिन किसान है बेचारा जो खेत की नेट पे बैठा हुआ है, वो ना तो दूध उन्होंने महंगा बेचा है, ना उन्होंने फसल अपनी महंगी बेची है, ना प्याज उसने महंगा बेचा है, ना उसने सब्जियां अपनी महंगी बेची, कुछ भी उसने महंगाई नहीं की। इस मुश्किल घड़ी के अंदर किसी ने अगर ढंग से डट करके हमारा साथ दिया है, आम जन का जिसने साथ दिया है वो किसान है। और विडंबना है कि उस किसान के ऊपर जो है हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती। मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि अगर जब भी मुझे इस चीज़ के अंदर अगर लोगों ने मौका दिया तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है एज इट इज़ जो थी उसको लागू किया जाए, उसको करवा दीजिए बस।
समय की कमी को देखते हुए सभी सवालों के जवाब कम से कम समय में देने की कोशिश। जी बिल्कुल कोशिश करता हूँ। आने वाले वार्ड मेंबर के चुनाव में आप अपने पार्टी के मेंबर उतारें? जी बिल्कुल रशीद भाई, कोशिश पूरी है कि इस बार जो है वार्ड के चुनाव के अंदर बिल्कुल कोशिश करेंगे, और आप सबका सहयोग भी उसके अंदर ज़रूरी है। खाली पार्टी को उतरने से नहीं, आप उतारेंगे पार्टी को, आप उतारेंगे, आप लोग उतारेंगे, मैं नहीं उतारूंगा। ठीक है, आप मेरी नज़र में फतेहपुर में सबसे शानदार विधायक उम्मीदवार थे, महेंद्र फौजी मांडेला। महेंद्र जी, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि आप एक फौजी हैं। आपने मेरी इतना बड़ा, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आपने इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोली, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका बड़प्पन है। कोशिशें देखिए, कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है कोशिश करना। बाकी जनता जनार्दन है, जनता के जिस दिन हम समझ में आएंगे उस दिन ठीक है, तब तक हम संघर्ष पे लगे रहेंगे। अमित जी, कोई बात नहीं, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। अभी और कोई सवाल मेरे ख्याल से और है नहीं, बचे नहीं तो इफ्तारी का भी समय हो गया, रोज़ा इफ्तारी का भी समय हो गया है। आप लोग सब लोग काफ़ी देर, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लंबा ले लिया है, तो आप लोगों से मैं कुछ चीज़ों के मैसेज मैं दे करके मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो ना गंदी टिप्पणियाँ वगैरह करते हैं, बच्चों के दिमाग के ऊपर जो ना ये मीडिया ने, आज का जो माहौल है, इसने कुछ आईटी सेल्स है, कुछ पार्टियों की आईटी सेल्स वो जो बनी हुई हैं, उन लोगों ने बच्चों के, युवाओं के दिमाग के अंदर ये जहर डाल दिया है नफरत का। तो बच्चे जो हैं पथ भटक रहे हैं। वो लोग बच्चों को जो है, मैं इतना आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग इनकी बातों में ना आए। ये लोग अपने निजी फायदों के लिए आपका जीवन खराब कर रहे हैं, आप इनकी बातों में ना आए। ये जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपके पास गलत अजीब तरीके की जो मैसेज आते हैं, उनको आप पहले क्रॉस चेक कीजिए। आप किसी की राजनीतिक वोट बैंक के लिए आप जो है एक तरह से खुराक बने हुए हैं, खुराक मत बनिए किसी की। अपना दिमाग काम में लीजिए। जैसे कि किसी आप फिल्म देखते हैं, फिल्मों के अंदर एक नेता होता है और वो बड़ी सी भीड़ आगे खड़ी होती है और उस भीड़ को वो झूठी साची बातें करता है, तो हम उस टाइम वो फिल्म देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यार ये पब्लिक जो ये बेवकूफ़ बन रही है और ये नेता बना रहा है। वही चीज़ आपके ऊपर, हमारे ऊपर भी लागू होती है। आप बेवकूफ़ मत बनिए। नेता, राजनेता, पार्टी, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों के चक्कर में आप जो ना आपसी भाईचारा, सद्भाव है ना, इसको बिगाड़ने वाले काम मत कीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो गंदगियाँ फैल रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। उन पे थोड़ा सा आप संयम रख करके उस पर सोचें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें। आपका करियर ख़राब हो सकता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है ना। तो आप उस पर बच्चे, जो आज के जो युवा हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। अगर मुकदमा लग गया तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। नौकरी नहीं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बनेगा वो भी नहीं बनेगा। और ऐसी ऐसी धाराएं लगती हैं इसके ऊपर कि आपकी हाई कोर्ट से पहले तो जमानत नहीं होती, आप समाज में बदनाम, आप करियर ख़त्म, हर तरीके से ख़त्म। तो आप क्यों करेंगे ऐसा काम। और हमारी धरा, हमारी ज़मीन, हमारा फतेहपुर, ये पता है फतेह खां ने बसाया था। नवाब फतेह खां हिसार से जब आए थे तो 6 लोगों को साथ में लेकर आए थे। 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोग थे, उनमें से पुरोहित थे, सैनी थे, गुर्जर थे, मतलब सारे समाज को लेकर के यहाँ पर आए थे। उनको लेकर के यहाँ पर आकर के फिर फतेहपुर की नींव यहाँ पर रखी गई थी। आप सोचिए, इस जमीन में पहले से भाईचारा है। आप देखिए, तो यहाँ पर जो कुछ लोग जो आपको भड़काने की और की जो कोशिश करते हैं ना, जाति का, धर्म का और का तमका लगा करके, उनकी बातों में कतई ना आए, उनकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। अपना करियर ना खराब करें, भाईचारे पे ध्यान दें, ठीक है। और
दूसरी चीज़ मैंने आपको एक कही थी कि रोज़े की जो ईद की जो मैंने कही थी शॉपिंग मत करना, और वो बड़ी चीज़ है कि शॉपिंग ना करके आप गरीबों को जो अपनी तरफ से हेल्प कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम आ गया है, बहुत लंबा मैंने टाइम आप सबसे ले लिया है। बस एक ही आपसे अपील है, भाईचारा बनाए रखें, एक रहें। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। हमारी जो विरासत है, हमारी धरोहर है, वो सबसे बड़ी यही है, हमारी एकता। तो इसका ध्यान रखिए, आप किसी के बहकाने से बहकिएगा मत। और जैसी जहाँ भी कोई भी मेरे लाइक कोई आपसे आप लोगों को लगे कि मैं कुछ कर सकूं, तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे फ़ोन कर लिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप लोग लगभग मुझसे जुड़े हुए हैं, ना जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइएगा सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीफोनिक माध्यम से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। एक अपील और थी आपसे, वो ये थी कि ब्लड बैंक्स में ब्लड की बहुत कमी चल रही है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना कोशिश कर रहे हैं हम लोग ब्लड लोगों को दिलवाने की, तो उसके अंदर जो है थोड़ा सहयोग आप लोग कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना टाइम जो है मुझे दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद भाई, इमरान भाई, सब आप सब लोग, संदीप जी, विजेंद्र जी का सवाल है, चलो जाते जाते एक सवाल का जवाब दे देते हैं। विजेंद्र जी बुडानिया, आप आगे आओ ना, बीजेपी कांग्रेस ने सबको लूट लिया। जी बिल्कुल, पूरी जी जान से, पूरी ताकत के साथ में आप सबके भाइयों के सबके सहयोग से पूरी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, पूरी कोशिशें जारी हैं। जैसा भी जहां भी आपको लगे आप याद कीजिए, हम लोग तैयार हैं। बस मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी पूरा सहयोग दीजिए, बस आप साथ दीजिए, उसके बाद रंग बदलते टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू, मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए, बहुत बहुत टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।